नमस्कार, आप सभी लोगों का अल्फागढ़ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। देखो, इससे पहले जो हम वर्णों की बात कर रहे थे और उच्चारण स्थान के आधार पर हमने वर्णों के भेद पढ़ लिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्राणत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन, और दूसरा जो टॉपिक है वो है घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्ण विभाजन। सबसे पहले समझते हैं कि प्राण होते क्या हैं। प्राण कहा जाता है श्वास को। प्राण किसे कहा जाता है? श्वास को, या मुंह से अंदर बाहर जाने वाली हवा को क्या कहा जाता है? हमारा प्राण कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, इसके आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अब सबसे पहले आते हैं अल्प प्राण में। सबसे पहले किस में आते हैं? अल्प प्राण में। देखो, अल्प का जो मतलब होता है वो होता है कम। अल्प का मतलब क्या है? कम। और प्राण का मतलब मैंने बताया था वायु, हवा या हमारी श्वास। तो देखो, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से कम हवा या कम श्वास निकलती है उसी को कहा जाता है हमारा, उन्हीं वर्णों को कहा जाता है अल्प प्राण। उन्हें क्या कहा जाएगा? अल्प प्राण। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से कम श्वास या कम हवा निकलेगी उन्हें कहा जाएगा हमारा अल्प प्राण। अब देखो, इस अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े थे उच्चारण स्थान के आधार पर ये व्यंजनों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद और उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। तो देखो, यहाँ पे तुम्हें ये दोनों टॉपिक क्लियर होने चाहिए कि उच्चारण के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे वर्णों के कितने भेद होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। वर्गीय व्यंजन मैंने तुम्हें बताया था, फिर से बता रहा हूं, कितने वर्गों में विभाजित होते हैं? 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, उदाहरण के लिए जैसे मैंने पकड़ा क वर्ग, मैंने क्या पकड़ा? क वर्ग। अब इस क के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और अंग। और क्या आएगा हमारा? अंग। अब इसके तहत देखो कि मैंने कहा किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो पहला वर्ण कौन सा है हमारा? क। पहला वर्ण कौन सा है? क। तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। और पांचवा वर्ण कौन सा है हमारा? ङ। पांचवा वर्ण कौन सा है हमारा? ङ। तो याद रखना, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हमारा कहलाता है अल्प प्राण। यानी कि ये हमारे कौन से वर्ण होते हैं? अल्प प्राण वर्ण होते हैं। तो पहला काम क्या है तुम्हारा? अल्प प्राण कौन कौन से आ जाएंगे हमारे? कौन कौन से वर्ण आएंगे? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। इसके बाद इसके अंतर्गत आएगा सभी स्वर। इसके अंतर्गत क्या आते हैं हमारे? सभी स्वर। सभी स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। इसके बाद देखो, तुमने पढ़ा था व्यंजनों के भेद में, तुमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन। व्यंजनों के भेद में तुमने एक भेद पढ़ा था व्यंजनों का, जिन्हें कहा जाता था हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो याद रखना, अल्प प्राण के अंतर्गत जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारी? 4। कौन कौन सी हो गई? य, र, ल और व। कौन कौन सी हो गई? य, र, ल और व। तो यहाँ पे देखो, अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए हैं? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, यानी कि य, र, ल और व। ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, जो दूसरा है हमारा वो है महाप्राण। वो क्या है हमारा? महाप्राण। अब देखो, महा का मतलब होता है अधिक और प्राण का मतलब श्वास। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक श्वास निकलेगी या अधिक हवा निकलेगी या वायु निकलेगी, उन्हीं वर्णों को कहा जाता है महाप्राण। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है? जैसे मैंने तुम्हें अल्प प्राण में बताया था कि मैंने कहा था किसी भी वर्ग का अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा। तो देखो, क, ख, ग, घ, अंग। अब यहाँ पे देखो, ये जो पहला वर्ण था, तीसरा वर्ण था और जो पांचवा वर्ण था, पहला,
तीसरा और पांचवा वर्ण, ये हमारे क्या बन गए हैं? अल्पप्राण। ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? अल्पप्राण। तो अब देखो किसी भी, अब इस वर्ग में कितने वर्ण बचे? 2 वर्ण बचे। कौन कौन सा वर्ण बचा? चौथा और दूसरा और चौथा। कौन कौन सा बचा? दूसरा और चौथा। तो याद रखना, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा कहलाता है महाप्राण। वो वर्ण हमारा क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। समझ में आ रहा है? देखो किसी भी वर्ग का, फिर से बता रहा हूं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है, और किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, ये हमारा दूसरा वर्ण है, और ये हमारा कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। ये वर्ण हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अब यहाँ पे देखो स्वर हमारे किस में आ गए? अल्पप्राण में आ गए हैं। अंतस्थ व्यंजन भी किस में आ गए? हमारे अल्पप्राण में आ गए हैं। बचा क्या हमारा? महाप्राण। तो देखो बचा क्या हमारा? कौन से व्यंजन बचे? ऊष्मीय व्यंजन बचे। तो याद रखना, इसी के अंतर्गत ऊष्मीय व्यंजन भी रखे जाते हैं। तो ऊष्मीय व्यंजन किसके अंतर्गत आ जाएंगे? हमारे महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। और इन ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है हमारी? 4। कौन कौन से होते हैं? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, और क्या आ जाएगा हमारा? ह। और क्या आ जाएगा? ह। तो याद रखना, महाप्राण के अंतर्गत किसी भी वर्ग का, जैसे मैंने कहा ये क वर्ग है, किसी भी वर्ग का, इसमें क वर्ग भी आएगा, च वर्ग भी आएगा, ट वर्ग भी आएगा, त वर्ग भी आएगा, प वर्ग भी आएगा। तो किसी भी वर्ग का जो दूसरा, चौथा और जितने भी हमारे ये ऊष्मीय व्यंजन है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह, किस में आएंगे? हमारे महाप्राण में आएंगे। देखो छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तुम्हें यहीं पे क्लियर करना है। फिर से बता रहा हूँ, ये रटना नहीं है, याद करने, इसे रटने की बात नहीं है इसमें कुछ भी। आपको क्या करना है? सीधा समझना है। आपको क्या करना है? एक वर्ग पकड़ना है। जैसे आपने कोई सा भी वर्ग पकड़ लिया, मैंने तुम्हें कहा था कि वर्गीय व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। जैसे मान लो क वर्ग तुम लोगों ने पकड़ लिया, कोई सा भी वर्ग पकड़ सकते हो, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण। तो बचेगा कौन कौन सा? हमारा दूसरा और चौथा। तो दूसरा, चौथा हमारा क्या हो जाएगा? महाप्राण। अब देखो अल्पप्राण में सभी स्वर आ जाएंगे, और अल्पप्राण में हमारे क्या आ जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन भी आ जाएंगे। अब सभी स्वर और क्या बोलते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन अल्पप्राण में आ गए, तो हमारा कौन से व्यंजनों का भेद बचेगा? जो बचता है हमारा, क्या बचता है? ये ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्मीय और संघर्षी व्यंजन हमारा किस में आ जाएगा? महाप्राण में आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना, महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्मीय व्यंजन हमारे किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। अब इसके बाद देखो जो दूसरा टॉपिक है आज का, वो है घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन। घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन। देखो घोषत्व के आधार पर क्या होता है? जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी स्वर तंत्रियां होती हैं, यानी कि जहां से हमारे ये वर्णों का उच्चारण होता है, उन स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके आधार पर हम लोगों ने क्या करा है? इन वर्णों का भेद करा हुआ है। तो याद रखना, घोषत्व के आधार पर जो वर्णों के भेद होते हैं या जो विभाजन किया गया है, वो कितने भेद होते हैं उसके? 2। कौन कौन से? एक तो घोष या सघोष, दूसरा हमारा अघोष। एक घोष या सघोष, दूसरा हमारा क्या होता है? अघोष। अब यहाँ पे देखो, जो इसमें पहला आएगा वो आता है हमारा घोष। वो क्या आएगा? हमारा घोष, या इसको सघोष भी कहा गया है, या इसको क्या कहा गया है? सघोष भी कहा गया है। देखो इसमें स लग रहा, स यानी कि 7। इसका कहने का मतलब ये है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होगा, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, उन्हें कहा जाता है हमारा घोष या सघोष कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? घोष या सघोष कहा जाता है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है कि किसी भी वर्ग का, मैं फिर से क वर्ग को ही पकड़ रहा हूं, आप लोग कोई सा भी वर्ग पकड़ सकते हैं। किसी भी वर्ग का, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वर्ग क, ख, ग, घ और अंग। तो देखो किसी भी वर्ग का तीसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का क्या, फिर से बता रहा हूं, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है? घोष या सघोष होता है। ठीक है, इसके साथ आएगा हमारा इसमें सभी स्वर। इसके साथ हमारा क्या आता है? सभी स्वर। जितने भी हमारे स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे घोष या सघोष होते हैं। और इनके साथ आएगा हमारा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व।
इनके साथ क्या आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन भी आएगा, य र ल व। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पे ऊष्मी व्यंजन का एक वर्ण है जो होता है हमारा ह, जो क्या होता है हमारा ह, और ह को भी किसके अंतर्गत लिखा जाता है हमारा घोष या सघोष के अंतर्गत ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि ह हमारा क्या है संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आएगा हमारा घोष या सघोष के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे देखो फिर से बता रहा हूँ घोष या सघोष क्या होता है। मैंने कहा घोषत्व के आधार पर जो वर्णों का विभाजन करा गया है, ये कहने का मतलब ये है कि वर्णों के उच्चारण में तुम्हारी स्वर तंत्रियों में क्या होगा कंपन पैदा होता है। ठीक है, स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो रहा है उन्हें कहा जाता है घोष या सघोष कहा जाता है, और जिनमें कंपन नहीं हो रहा है उन्हें कहा जाता है अघोष। उन्हें क्या कहा जाता है अघोष। तो देखो घोष या सघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो मैंने कहा कोई सा भी कोई सा भी वर्ग पकड़ लो, कोई सा भी वर्ग पकड़ लो। वर्गीय व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित है, आपको कोई सा भी वर्ग पकड़ लेना है। किसी भी वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है, किसी भी वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है वो होता है हमारा घोष या सघोष होगा। सारे के सारे स्वर हमारे ठीक है घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे किस में आएंगे घोष और सघोष के अंतर्गत आएंगे, और ऊष्मी व्यंजनों में से एक वर्ण ह क्या आएगा हमारा ह, ये भी किसके अंतर्गत आएगा हमारा घोष या सघोष के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद देखो आता है हमारा अघोष। इसके बाद क्या आता है हमारा अघोष। देखो अघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण क्या होते हैं। मैंने तुमसे कहा था घोष में हमारा क्या होगा कंपन होगा। घोष में हमारा क्या होता है स्वर तंत्रियों में वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। अघोष में क्या होगा स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें सिर्फ ये वाला पॉइंट याद करना है। क्या करना है ये वाला याद करना है, ये ऑटोमेटिकली तुम्हें क्या हो जाएगा अपने आप ही क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। जैसे मैंने कहा फिर से यहाँ पे कोई सा भी वर्ग पकड़ लो। मैंने क वर्ग पकड़ लिया, फिर से मैंने कहा क ख ग घ और अंग, क ख ग घ और अंग। अब देखो ये तीन पहला तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो हमारा क्या हो गया घोष हो गया है। वो क्या हो गया हमारा घोष या सघोष हो गया है। तो बचे कितने पहला और दूसरा। कौन से वर्ण बचे पहला और दूसरा। तो याद रखना किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ही हमारा क्या कहलाता है अघोष। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ही हमारा क्या कहलाएगा अघोष कहलाएगा। अब देखो इसके बाद सभी स्वर हमारे किस में आ गए घोष में आ गए। अंत्यस्थ व्यंजन भी किस में आ गए घोष में आ गए। तो हमारे पास बचे क्या ऊष्मी व्यंजन। बचे क्या हमारे पास ऊष्मी व्यंजन, और ऊष्मी व्यंजन में से भी हमारा तालवी स, मूर्धन्य स और स दंती स, और कौन सा स दंती स, ये हमारे क्या होते हैं अघोष होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे अघोष होते हैं। लेकिन जो ह है वो किस में आ जाता है हमारा घोष में आ जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, रटना नहीं है, समझना है कि आखिर चीजें हो क्या रही है। फिर से बता रहा हूँ प्राणत्व के आधार पर हमारे अल्प प्राण और महाप्राण, किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण। ठीक है, और किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्मी व्यंजन हमारे क्या हो जाएंगे महाप्राण। इसके बाद हमारा घोषत्व के आधार पर जो वर्णों का विभाजन करा गया है वो करा गया घोष और सघोष, दूसरा हमारा अघोष। तो घोष हमारे क्या होते हैं किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का क्या हमारा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन यानी कि य र ल और व। साथ में इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। वो क्या जुड़ेगा हमारा ह। वो क्या जुड़ता है हमारा ह हमारा कौन सा व्यंजन होता है ऊष्मी व्यंजन। इसके बाद अघोष। अघोष में क्या होगा कि अघोष में किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होगा हमारा अघोष होगा। साथ में इसमें ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन भी आएंगे। लेकिन याद रखना ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत इसमें तालवी स, मूर्धन्य स और दंत स आता है, ह यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये था हमारा प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन। इसके आगे हम अगले टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।